पहले सुबह चेक करके डाल देती हूँ बायो मतलब कि पढ़ते थे वो लग जाता था फिर उसके बाद कुछ करके फिर 11 बजे पढ़ने स्टार्ट करती हूँ उस टाइम फिर मेडिकल सॉल्व फिर उसके बाद फिर उसके पेपर पढ़ती हूँ फिर उसके बाद यूट्यूब में वो रिवाइज करके फिर कवर करते करते खाने का फिर खाने के बाद उसके आज मैंने फिजिक्स पर बायो में भी इंसाइट ये सब्जेक्ट का स्टेटस क्लैरिटी से बताना कितने मामले हैं फिजिक्स 50% केमिस्ट्री 70% बायो ऑलमोस्ट सब हमने अपनी कोड भी होती है करते हैं अच्छा करवाना क्या पानी में फिर तो ऑलमोस्ट कर सकता हूँ तो जाके मैं पढ़े नहीं पाया एनर्जी जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछना स्कूल क्लास में अच्छी सिर्फ पता है फोटो पूरा बड़ा अच्छा टेस्ट होता है ट्यूशन में करने के बाद हम कोई मार्क्स मिलती है कैसे ही मन होता है कि तुम्हें जल्दी जल्दी सारी चीजें भी निकल आएगी कोई कुछ बोलेगा कि टेस्ट हो गया साथ में मेरी स्कूल में हमेशा जिस तरह का टेस्ट के लिए को टेस्ट नहीं ना how is it
कल की क्लास में क्या पढ़ रहे थे, थोड़ा रिवाइज कर लेते पहले। केंद्र, मेरी वॉइस क्लियर है बेटा? केंद्र? यस सर, क्लियर है। क्लियर है? यस सर। अनंतप्रीत, सुहानी, आवाज आ रही मेरी? ओके। कल की क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? कल की क्लास में पहले तो अपने इम्यून सिस्टम का जितना बचा हुआ पोर्शन था पहले वो खत्म किया था, राइट? उसमें हम लोगों ने लास्ट में क्या पढ़ा था इम्यून सिस्टम में? एक तो ऑर्गन्स वाली बात हो गई थी, टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी हो गई थी, और क्या पढ़ा था? अनडिफरेंशिएटेड डिफरेंशिएटेड सेल से स्टार्ट किया था, ठीक है? तो दैट विल फिनिश आर द पोर्शन के भाई हम लोगों ने इम्यून सिस्टम के बारे में सारी चीजें पढ़ ली, ठीक है? अब एड्स वाला जो था पोर्शन, एड्स वाले में मैंने आपको बोला था कि एनसीईआरटी में जितनी इंफॉर्मेशन दी हुई है दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है? उसमें प्लस में जो आपको जो चीज समझाने की थी वो मैंने आपको समझा दी है। एड्स बेसिकली एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि बोला तो जाता है कि वायरस बेस्ड है, पर अभी तक उसके अगेंस्ट में वैक्सीन नहीं बन पाई। हेपेटाइटिस भी वायरस बेस्ड था। चलिए बताइए आज की तारीख में क्या इंपॉर्टेंट दिन है? आज तारीख क्या है? हाँ आज क्या है? आनंदप्रीत फिर भाग गया, ये अटेंडेंस लगा के भाग क्यों जाते हैं? क्या होता है इन लोग? एनीवेज, आज 1 दिसंबर है, आज एड्स डे बोला जाता है, वर्ल्ड एड्स डे, ठीक है? डे भी है और एड्स हम पढ़ भी रहे थे, इसलिए मैंने आपको एक चीज याद दिला दी कि डेट की जो एक क्वेश्चन आती है, लास्ट ईयर मैंने कोई क्वेश्चंस लिखवाए थे, याद है? लास्ट ईयर अगर मेरे पास जो टेस्ट का सिलेबस बेटा पहले क्लास में रेगुलर प्रेजेंट रहे बेटा, टेस्ट का सिलेबस तो बल्केश सर बता देंगे, टेस्ट का सिलेबस मैं बता के क्या करूंगा? आप रहते नहीं हो क्लास में, सुहानी क्लास में आती है यहाँ पे नहीं, ऑनलाइन भी नहीं रहती है, ये लोग कुछ कुछ इधर उधर से ज्वाइन कर रहे हैं। टेस्ट का सिलेबस बेटा सर पोस्ट कर देंगे ग्रुप में। लास्ट ईयर अगर मेरी क्लास जिसने अटेंड करी थी फरवरी में, मैं जब प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा रहा था, प्लांट हार्मोन्स वाला, उसमें मैंने कुछ चीज लिखवाई थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन नीट, पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस, 18 टाइप्स के क्वेश्चंस की लिस्ट बनवाई थी मैंने। तुम थे, बिल्कुल थे, तुम ही थे पूरे बैच के बच्चों में अभी जो प्रेजेंट हो, बाकी तो कोई है ही नहीं। केंद्र, केंद्र मेरी आवाज आ रही बेटा? यस सर। लास्ट ईयर बेटा मैंने क्लास में एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस लिखवाए थे कि इतने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं नीट में। सर मैं नहीं थी उस चीज में, लास्ट में मैंने क्यों? छोड़ दिया जनवरी के बाद। जनवरी के बाद छोड़ दिया था, मैंने फरवरी में पढ़ाया था। क्यों नहीं? आप भी थे, याद होता है? देखो, मैच द कॉलम, स्टेटमेंट करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट। हाँ 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 हाँ, मेरे को सब याद रहता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ गया ना, कोई बात नहीं, ठीक है? हम भगवान थे ना, सारी चीजें याद रखें, और हम भगवान भी नहीं कि हम सब चीजें भूल जाएं। इंसान है, गलती तो हमसे ही होगी और किसी से होती नहीं, जानवर तो ना गलती करेगा, ठीक है? सो
नोटबुक फाइंड कर लेना बेटा, मिल जाएगा आपको, कहीं वो दीमक नहीं खा गई हो इस बारिश में, वो ध्यान रखना बस। दीमक का साइंटिफिक नेम भी होता है, एक कॉमन नेम होता है टर्माइट, उसका वैसे ही याद है। गुड, चलो अच्छी बात है। राइट, चलो आज की क्लास में हम लोग कल का ही टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने एड्स के बारे में पढ़ा था, और एड्स के बाद प्लस में फिर आप आगे कुछ बढ़ते हुए कैंसर के बारे में बातचीत चालू करी थी। ठीक है, कैंसर मैं समझता हूं कि आने वाले फ्यूचर में कैंसर ही वो सिस्टम रहेगा जो एक्चुअली हमारी जो ह्यूमन पॉपुलेशन को बहुत सारी डिजीजेस से बचा सकता है, या फिर रिसर्च ये बता देगी कि कैंसर को हम कैसे हमारे फेवर में यूज कर सकते हैं। हमारा फेवर मतलब क्या होगा? हमारा फेवर क्या होगा? हमारा फेवर का मतलब क्या है? बहुत भारी है, मैं क्यों अपनी कमर तोड़। एनीवेज, हम कल जो डिस्कशन कर रहे थे, कैंसर का डिस्कशन स्टार्ट किया था, मैंने आपको कुछ टाइप्स या क्लासिफिकेशन की बात करी। ठीक है, किस टाइप के टाइप्स और क्लासिफिकेशन का डिस्कशन किया था हमने? टाइप्स ऑफ कैंसर में, ठीक है, एक तो कैंसर था क्या, एक तो था कैंसर बिनाइन और एक था कैंसर मैलिग्नेंट था। ठीक है, वो किस कैटेगरी के अंतर्गत था? ट्यूमर की कैटेगरी के अंदर में था। गुड, और फिर टाइप्स ऑफ कैंसर में मतलब क्या हुआ था कि जब टिश्यू कौन सा अफेक्टेड है उसके हिसाब से फिर बात की गई थी। ठीक है, ऐसा कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? याद आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप याद करने की कोशिश करें। फिर उसके बाद हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे कि कैंसर सेल नॉर्मल सेल से कैसे डिफर करता है। कैंसर सेल नॉर्मल सेल से कैसे डिफर करता है, उसके कुछ 7 या 8 पॉइंट्स लिखवाए थे मैंने आपको। कितने पॉइंट्स थे? 9 थे शायद, 8 पॉइंट्स थे। ठीक है, जिसमें कि पहला था आपका क्या? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। सेकंड था रिडक्शन इन द रिक्वायरमेंट्स फॉर द एक्स्ट्रासेलुलर ग्रोथ फैक्टर्स। ठीक है, नॉन एडहेसिव हो जाना, प्रोटीएसेस रिलीज करना, जिससे क्या हो, वो इन्वेड कर सके एडजेसेंट टिश्यूज या नॉर्मल टिश्यूज में। एंजियोजेनेसिस फैक्टर खुद के बनाना, नॉर्मली डिफरेंशिएट ना हो पाना। मैंने आपको जब 4 टाइप के सेल्स लिखवाए थे, अनडिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड, डी डिफरेंशिएटेड एंड री डिफरेंशिएटेड, उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया। वो समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि सेल तो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल सेम होता है, बस डिफरेंट क्या हो जाता है, जेनेटिक एक्सप्रेशन कि इधर इस सेट ऑफ प्रोटीन, इधर इस सेट ऑफ प्रोटीन, इधर इस सेट ऑफ प्रोटीन का सिक्रीशन। ठीक है, जब मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जब पढ़ते हैं उसमें ना जीन्स थोड़ी बहुत पढ़नी होती है कि हाउसकीपिंग जीन्स हो गई। जैसे क्या बताया था मैंने, ग्लाइकोलाइसिस सारे सेल में होता है। क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस सारे सेल में होता है, मतलब ग्लाइकोलाइसिस रिलेटेड जितने भी प्रोटीन होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, एक्सप्रेस होंगे। कहाँ होंगे? सारे के सारे सेल्स में एक्सप्रेस होंगे। ठीक है, तो वो बेसलाइन ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी की हाइट कंपैरिजन करनी है तो हाइट कंपैरिजन कैसे करोगे? हाइट की कंपैरिजन कैसे करते हो? या तो आपने क्या करा, दीवार पे एक हाइट का एक कॉलम खड़ा कर दिया है, अब पर्सन को खड़ा करते जाओ तो वो क्या हो गया, बेसलाइन हो गई, या फिर वो नॉर्मलाइज करने के लिए हो जाता है। ठीक है, तो वही होता है जब चीजें आपको रिलेटिव कंपैरिजन करनी होती है तो दोनों को ही सिमिलर डिनोमिनेटर से आपको रैशनलाइज करना होता है। मैथ्स में भी एक बेसिक फंडा होता है कि जब भी आप डिनोमिनेटर लगाते हैं कुछ करते हैं तो मोस्टली सबके डिनोमिनेटर क्या रखते हो, आप डिनोमिनेटर सेम रखते हो, तभी तो आपको ऊपर वाले का रिलेटिव ज्यादा या कम होना पता चलता है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो वैल्यू 1 हो जाएगी, डिनोमिनेटर ज्यादा है तो वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी, पर लेस देन 1 में कौन 1 के पास है और कौन 1 से दूर है वो भी तो पता चलता है ना।
ठीक है, या 0 की बात कर ले, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर की बात हो तो डिनोमिनेटर में 1 by 1 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, 2 by 2 भी 1 हो जाता है। तो बेसिकली अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो वैल्यू 1 होगी। पर जब हम डिनोमिनेटर सेम रखते हैं और इधर 1 है, ठीक है, इधर 1 है और इधर 8 है, और दोनों में डिनोमिनेटर क्या है, 1, दोनों में डिनोमिनेटर क्या है, 1, तो ये कितना हो गया, 8 और इधर 1, तो बेसिकली क्या हो गया, ये 1 है और ये 8 टाइम्स है, या 8 फोल्ड इंक्रीज। क्या है, 8 फोल्ड इंक्रीज। तभी क्या होता है, ये रिलेटिव कंपैरिजन होता है। ये सारी की सारी चीजें क्या होती है, साइंटिफिक कैलकुलेशंस देखने के लिए ये सारी चीजें पैरामीटर्स यूज में आती है, कैलकुलेशन पैरामीटर्स। आप रिपोर्ट देखते हो, ब्लड रिपोर्ट देखते हो, कोई पैथोलॉजिकल रिपोर्ट देखते हो, या फिर कुछ भी किसी की फाइल में कोई सी भी टाइप की रिपोर्ट देखते हो, रिपोर्ट में क्या लिखा होता है, एक स्टेटमेंट वाइज भी लिखा होता है कि इस पर्सन को क्या हुआ है, उसका एक टेक्स्ट वो लोग टाइप करके लिखते हैं। दूसरा होता है पैरामीटर रिपोर्ट्स। पैरामीटर रिपोर्ट्स में क्या होता है, पर्टिकुलर चीजों के पैरामीटर देखे जाते हैं कि ब्लड में आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट, प्लेटलेट्स काउंट, ये यूरिन में ये इसके साइड में नॉर्मल वैल्यू की रेंज लिखी होती है। क्या लिखी होती है, रेंज लिखी होती है, रेफरेंस दिया होता है। अब रेफरेंस क्यों देना है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस पर्टिकुलर चीज का ये बेसलाइन रेंज है कि क्रिएटिनिन जो है वो 2 से 3 की रेंज में रहेगा तो अच्छा है, या 2 से 5 की रेंज में रहेगा ब्लड में तो अच्छा है, उससे ज्यादा हुआ तो दिक्कत है। तो ये क्या हो गई, ये ऑप्टिमल रेंज। जैसे आरबीसी का नंबर भी कैसा होता है, 4.5 to 5.5 मिलियन, मतलब 45 लाख से लेके 55 लाख पर क्यूबिक एमएम की बात, राइट। और उसी में अगर आप देखोगे कि हीमोग्लोबिन, तो मेल्स के केस में 14 to 16 की रेंज बोली जाती है और फीमेल में 12 to 14 की रेंज बोली जाती है। अगर हीमोग्लोबिन 14 प्लस है फीमेल्स में तो बहुत अच्छा है, मेल्स में अगर 16 प्लस है तो भी अच्छा है, पर अगर मेल्स के केस में 12 से नीचे है तो वो मेल्स के लिए अच्छा नहीं है, पर फीमेल्स के लिए अगर 12 से 14 की रेंज है या 12 to 14 की रेंज है तो वो ओके है, अच्छा नहीं बोलेंगे, ओके है। इससे कम हुआ 12 से अगर हीमोग्लोबिन फीमेल का कम हुआ तो वो उसके लिए कम ही होगा, उसको आयरन सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, या तो आप वेजिटेबल्स के थ्रू ले लो या फिर आप आयरन की टैबलेट्स। है बात क्लियर। अब हम कैंसर पे आगे बढ़ते हैं। कैंसर में लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ 8 सेलिएंट फीचर्स जो कि ये बताते हैं, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं पर हमने क्या करा है, ओवरऑल एक व्यू ले लिया कि इतने कैरेक्टर्स तो आपको पता चले कि नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब उसके आगे जो हमें बढ़ना है, थोड़ा डिस्कस करेंगे कैंसर को। कैंसर कैसे होता है, क्या आप लोग बता सकते हैं कैंसर कैसे होता है? वो क्यों होगी? म्यूटेशन होती है शायद। यस, वन ऑफ द रीजन, यस।
राइट। तो बेसिकली हम लोगों ने अभी बोर्ड पे ये लिखा है कि हाउ कैंसर इज कॉज। अब कैंसर कैसे कॉज हो सकता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें मैंने पहला पॉइंट लिखा है बेटा, डीएनए डैमेज बाय कार्सिनोजन। क्या लिखा है? डीएनए डैमेज बाय कार्सिनोजन। हम एक एक पॉइंट को प्रॉपर्ली डिस्कस करें। पहला लिखा डीएनए डैमेज बाय कार्सिनोजन। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है म्यूटेशंस कॉज्ड बाय केमिकल्स और ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ सेल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्टेन फैक्टर्स। अब वो सर्टेन फैक्टर्स केमिकल्स खुद भी हो सकते हैं और भी कुछ हो सकते हैं। इनएक्टिवेशन, थर्ड पॉइंट इज इनएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसिंग जीन्स और फैक्टर्स। क्या लिखा है? इनएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसिंग जीन्स और फैक्टर्स। ब्रैकेट में लिखिएगा सेल साइकिल रेगुलेटर्स। बेटा ऑनलाइन जो आप बैठे हो घर पे, मैं आपको डिक्टेट करवा रहा हूं क्योंकि बोर्ड पे रिफ्लेक्शन आ रहा है, उस कारण से आपको नहीं दिख रहा होगा। सो थर्ड पॉइंट वी हैव रिटन इनएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स और फैक्टर्स। ब्रैकेट में हमने लिखा है सेल साइकिल रेगुलेटर्स। सेल की साइकिल को जो रेगुलेट करते हैं उनके बारे में बात। फोर्थ पॉइंट आई हैव रिटन एक्टिवेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन्स टू ऑन्कोजीन्स। क्या हो रहा है? एक्टिवेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन्स टू ऑन्कोजीन्स। और लास्ट पॉइंट लिखा है म्यूटेंट जीन्स। क्या लिखा है? म्यूटेंट जीन्स। ठीक है, हर एक पॉइंट को प्रॉपर्ली डिस्कस करें। ठीक है, अगर मैं आपको डायरेक्टली पहले फिफ्थ पॉइंट से स्टार्ट करूं, फिफ्थ पॉइंट इसलिए है क्योंकि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक एग्जांपल बनता है किसका? ब्रेस्ट कैंसर। किसका? ब्रेस्ट कैंसर का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल। जो म्यूटेंट जीन में एग्जांपल है वो है ब्रेस्ट कैंसर। अब एक बात तो क्या है, साइंटिस्ट ढूंढने की ये कोशिश करते हैं कि कैंसर हुआ कैसे। कोई भी बीमारी होती है तो कॉज पता चलना चाहिए ना, कि कॉज कैसे हुआ। अगर कैसे हुआ ये पता चलेगा तो ही तो उसको रेक्टिफाई या ट्रीट कर पाए। ठीक है, या तो क्या होता है, रेक्टिफाई या ट्रीट कैसे किया जा सकता है? या तो कॉज पता। ठीक है, और अगर कॉज पता नहीं है तो फिर जैसी एग्जिस्टिंग कंडीशन है उसको मैनेज किया जाता है। क्या किया जाता है? उसको मैनेज किया जाता है, या फिर उसको रिमूव करना सर्जिकली, रेडियोथेरेपी या फिर कीमोथेरेपी से उसको क्लीन करने की कोशिश की जाती है। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, कैंसर हुआ, उसको एलिमिनेट करने के लिए थेरेपी दी। मोस्ट ऑफ द कैंसर्स में कॉज क्या है, एग्जैक्ट कॉज क्या है वो पता नहीं चल पाता। मोस्ट ऑफ द कैंसर्स में एग्जैक्टली कैंसर हुआ कैसे यही नहीं पता चलता। हो जरूर गया। एक एक्स पर्सन है, उसने अपनी लाइफ में कोई भी केमिकल, कैसे इन द फॉर्म ऑफ अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग या गुटखा या ऐसी कोई भी प्रोडक्ट को यूज नहीं किया। क्या? ऐसे कोई भी प्रोडक्ट को यूज नहीं किया, तब भी अगर उस पर्सन को कैंसर हो जाता है, राइट? अगर आप लोगों ने मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखी होगी तो उसमें कैरेक्टर है, ठीक है, उस कैरेक्टर जिमी शेरगिल ने प्ले किया था। वो आता है, हॉस्पिटल आता है, सेकेंड टाइम विजिट करता है और डॉक्टर ने बोल दिया आप एडमिट हो जाओ। क्यों? क्योंकि आपको इंटेस्टाइनल कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज। वो ये बोलता है कि मैंने आज तक कोई भी गलत काम नहीं किया। मतलब सोसाइटी के हिसाब से ये सब चीजें गलत होती है। ठीक है,
देखा जाए तो कोई भी काम गलत नहीं है। अगर कोई काम मैं कर रहा हूँ आपके लिए गलत है तो वो आपके लिए गलत है, मेरे लिए सही है। आप कोई काम कर रहे हो जो मुझे गलत लगता है, आपके लिए सही है और मेरे लिए गलत है। तो बेसिकली देखा जाए तो सोसाइटी में कोई भी चीज गलत नहीं है और सही नहीं है। कोई क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल क्यों बना? क्योंकि उसका बिजनेस है। बिजनेस कोई भी किसी भी चीज का कर सकता है ना। बिजनेस तो कोई भी किसी चीज का कर सकता है ना। वो एक क्राइम बिजनेस कर रहा है। बेसिकली क्राइम क्यों डिसाइड किया गया? क्योंकि उससे जनरल पॉपुलेशन को हार्म होता है, प्लस में वो चीज बिहेवियर जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता किसी भी सिस्टम में, इसलिए क्राइम हो गया, राइट? अगर देखा जाए तो इंडिया में अगर मैरिजुआना बैन है, इसका मतलब क्या? मैरिजुआना पजेस करना बैन होता है, ठीक है, आपको जेल हो सकती है, राइट? अगर आप कंज्यूम करके बैठे हुए हो तो अब आपके ऊपर केस नहीं लगा सकता, वो तो गया। फिजिकली अवेलेबल होना चाहिए आपके पास, राइट? ठीक है। डोपिंग एजेंसीज क्यों होती है? जो डोप टेस्ट करती है कि एथलीट्स कोई भी एनहांसर्स परफॉर्मेंस एनहांसर ड्रग्स नहीं लेते, इसलिए डोपिंग एजेंसीज वो रैंडमली टेस्ट करती है प्लेयर्स को, और ये भी देख पाती है वो क्या कि ये केमिकल इसकी बॉडी में इतने लॉन्ग टाइम रहा होगा, क्योंकि उसकी ट्रेसेस की कैटेगरी के हिसाब से बोलते हैं। अगर वो पर्सन आज किसी इवेंट में पार्टिसिपेट किया, उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल करी, गोल्ड मेडल मिल गया, और रैंडमली 2 महीने बाद उसका डोप टेस्ट हुआ, क्योंकि जाना पड़ता है इन लोगों को, सारे एथलीट्स को कोई भी इवेंट के पहले और इवेंट के बाद इनका डोप टेस्ट किया जाता है। ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल, स्टूल सैंपल्स, अलग अलग सैंपल्स इनको देने पड़ते हैं, और वो टेस्ट सैंपल्स में अगर कोई सा भी ट्रेस एलिमेंट मिल गया जो क्या हो, एक परफॉर्मेंस एनहांसर कैटेगरी का केमिकल होगा, तो वो जो टाइटल उससे जीता था वो टाइटल उससे छीन लिया जाएगा, और उसके आगे वाले को जो सेकंड नंबर था उसको गोल्ड मिलेगा, सेकंड वाले का सिल्वर, थर्ड वाले को मिल जाएगा, और फोर्थ वाला जो था उसको ब्रॉन्ज मिल जाएगा। कैसे ऊपर है, ऐसा बहुत बार हुआ। आजकल क्रिकेट में भी डोप टेस्ट लाने की कोशिश की जा रही है, आईसीसी को बोला गया कि आप इसमें भी डोप टेस्ट लेके आओ। उसी के कारण एक प्लेयर है जिसका नाम है पृथ्वी शॉ, उसने क्या किया, उसने कॉफ सिरप, एक बैंड कॉफ सिरप कंज्यूम कर ली, क्योंकि उसको खांसी हुई, उसको नहीं पता था, और उसने वो कंज्यूम कर ली। डोप टेस्ट में पता चला, या फिर टेस्ट हुआ होगा तो खांसी क्यों है, ऐसा आपने कौन सी मेडिसिन ली? उसने बोला मैंने ये मेडिसिन ली। तो जो फिटनेस एक्सपर्ट्स जो होते हैं इस फील्ड के, उन्होंने बोल दिया ये आपने किससे पूछ के ली? क्या अपनी क्रिकेट फील्ड वाला कोई डॉक्टर था? नहीं, तो आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस ड्रग के अंदर स्टेरॉइड्स जो होते हैं, या फिर उस कॉफ सिरप के अंदर जो स्टेरॉइड्स थे वो स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड्स थे, वो आपकी बॉडी के परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हैं, इसलिए उसको 6 महीने का बैन, 6 मंथ्स का बैन था उसको। अभी वो टेस्ट में वापस आएगा, इंडिया के लिए खेलेगा ऑस्ट्रेलिया टूर। आफ्टर दैट बैन आप इंडिया के टेस्ट प्लेयर एज अ टेस्ट प्लेयर वापस से रिप्रेजेंट। अब बात कर रहे थे ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर में अगर हम बात करते तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक म्यूटेशन पता किया गया है, एक जीन है, जिस जीन का नाम है, ऊपर लिख देता हूं मैं, साइड में नहीं, यहां पर लिख देता हूं, उस जीन को कोड बोला जाता है BRCA1। क्या बोला जाता है? BRCA1, BRCA1 ऐसे शॉर्ट फॉर्म है इसका। अगर ये म्यूटेशन किसी फीमेल में अवेलेबल है, उसके जेनेटिक मेकअप में अगर ये म्यूटेशन अवेलेबल है, इसका मतलब ये है कि उस फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर होगा। क्या मतलब होगा? मतलब होगा। मदर से डॉटर को, डॉटर से उसकी डॉटर को, डॉटर से उसकी डॉटर को, तो ये जो फीमेल टू फीमेल जो ट्रांसमिशन चलता जाएगा,
अगर ये जीन ट्रांसमिट होती गई नेक्स्ट जनरेशन में, तो आने वाली जनरेशन में क्या होगा? ब्रेस्ट कैंसर होगा। किसको? फीमेल। ठीक है, ये इसलिए जानना जरूरी हो गया आजकल क्योंकि काफी सारे जो सेलिब्रिटीज वगैरह है, वैसे तो इंडिया में भी काफी अवेयरनेस उसके लिए फैलाई जा रही है। इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टिश्यू पॉइंट से ये भी पता करा है कि कहां से स्टार्ट होता है। एक पर्टिकुलर टिश्यू पॉइंट से वो स्टार्ट होता है और स्टार्ट होने के बाद वो फैलना शुरू होता है। तो अगर आप उसी पर्टिकुलर स्टार्टिंग टिश्यू पॉइंट को इरेज कर दो या निकाल दो, एलिमिनेट कर दो, तो उस पर्सन को क्या नहीं होगा? ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा। उसमें एक प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं मैसेक्टोमी। मैसेक्टोमी में ब्रेस्ट का एक पर्टिकुलर पोर्शन टिश्यू का वो निकाल दिया जाता है सर्जिकली। फेमस एग्जांपल, हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जोली, उसकी मदर को ब्रेस्ट कैंसर था, शायद वो उससे मर भी गई कैंसर के कारण, या पोस्ट कैंसर के बाद अगर वो और ज्यादा मेटास्टेसाइज हो गया तो ब्रेस्ट कैंसर के बाद उसकी मदर की मौत हुई। अब चूंकि रिसर्च के थ्रू पता है, साइंटिफिक एविडेंस है कि BRCA1 म्यूटेशन अगर है तो उसमें भी था, और एंजेलिना जोली ने क्या किया? अपना ही म्यूटेशन टेस्ट जो डीएनए टेस्टिंग है वो करवा ली, और डीएनए टेस्टिंग में ये पता चला कि उसे भी वही सेम म्यूटेशन है। तो एक पर्टिकुलर एज के बाद या बॉडी की एक पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल स्टेट के बाद, जैसे ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वो शायद 40 के प्लस एज में फीमेल्स में आता है, रेयर केस में जल्दी भी आ जाए और रेयर केस में लेट भी आए, पर एक एवरेज एज साइंटिस्ट ने डेटा से पता करी है कि एक एवरेज एज है, अगर म्यूटेशन है तो इस पर्टिकुलर एज ड्यूरेशन में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ठीक है, यही चीज सारी फीमेल्स पे अप्लाई होती है। अगर आपकी फैमिली में कोई ऊपर, आपकी नानी, आपकी मदर या उनकी नानी, मम्मी की नानी, किसी को भी अगर ब्रेस्ट कैंसर जैसी कोई शिकायत रही हो तो उस फीमेल को अपना टेस्ट, डीएनए टेस्ट करवा के देख लेना चाहिए कि क्या मुझ में वो म्यूटेंट जीन तो नहीं आई है। नहीं आई है, अच्छी बात है, तो वो जो सीक्वेंस थी वो सीक्वेंस कट ऑफ हो गई। अब आपसे जो है वो जीन आगे ट्रांसमिट नहीं होगी क्योंकि आपके पास नहीं है, पर आपके पास अगर आई है तो ये पूरी श्योर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपसे आपके आने वाली नेक्स्ट जनरेशन फीमेल में वो जीन, कौन सी वाली? डिफेक्टिव जीन जा सकती है। इसके और भी कुछ मेथड्स प्रिवेंशन के डिजाइन किए जा रहे हैं। कुछ क्रिस्पर कैस मेथड से जीन एक्सचेंज या के जीन थेरेपीज वगैरह डिजाइन की जा रही है, राइट? तो जिससे क्या हो कि अगर आप में है वो म्यूटेंट जीन, उस म्यूटेंट जीन को ठीक किया जा सकता है आपके ही टिश्यू में, राइट? तो आपकी जीन वो ठीक हो जाएगी, तो जिससे कि आगे वो चीज नहीं जाए। ठीक है, ये सब चीजें और है। और थेरेपीज की बात, सर एक सपोज अगर किसी भी लेडी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ लेकिन उसकी मदर को नहीं था, ऐसा हो सकता है? पॉसिबल, क्यों नहीं पॉसिबल? आने को तो कहीं से भी आ सकता है, आने को तो कहीं से भी आ सकता है, या तो अपनी पेरेंट से आ रहा, या तो उस पर्सन का एक्सपोजर ही कुछ इस तरीके से होगा उसको हो जाए। भाई म्यूटेशन ऐसे जरूरी तो ना है कि ये सीक्वेंस म्यूटेशन चली आ रही तो यही एक रीजन हो गया, ये तो एक रीजन पता चला है, दिस इज वन ऑफ द रीजन। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर तो पता चला कि ब्रेस्ट कैंसर है, पर साथ साथ में ये भी पता चला कि कैंसर कहीं और भी ओरिजिनेट हुआ। वही तो बोल रहा हूं मैं, कैंसर का ओरिजिनेशन, हर कैंसर का यही ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन से एजेंट्स हैं जिनके कारण कैंसर हो सकता है। ठीक है, वही एजेंट्स तो हम डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपको बताया डायरेक्टली एक एग्जांपल किसका? म्यूटेंट जीन।
जिसमें BRCA1 जो एक जीन है उसमें पर्टिकुलर म्यूटेशन मिलता है और वो म्यूटेशन क्या बताता है कि इस फीमेल को क्या होने वाला है, ब्रेस्ट कैंसर होने वाला है। ठीक है, अब पहला पॉइंट देखते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया है। नाउ लेट्स कम टू फर्स्ट, कार्सिनोजन। कार्सिनोजन होते क्या है? ऐसे केमिकल्स जो डीएनए को डिस्ट्रॉय करें। किसमें? नॉर्मल सेल्स में डीएनए को डिस्ट्रॉय करें। ठीक है, अगर नॉर्मल सेल्स में डीएनए एक रेंज में डिस्ट्रक्शन हो जाता है, क्या होता है? अगर नॉर्मल सेल्स में डीएनए, इफ इन नॉर्मल सेल्स द डीएनए इज डिस्ट्रॉयड बाय कार्सिनोजन, comma, the cell undergoes apoptosis. The cell undergoes apoptosis. ब्रैकेट में लिखिएगा प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम्ड सेल डेथ, apoptosis। ब्रैकेट में लिखिएगा प्रोग्राम सेल डेथ। ये 8 पॉइंट्स जो मैंने आपको लिखाए थे उसमें से एक पॉइंट। कार्सिनोजेंस क्या करते हैं? ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एनवायरनमेंट में अवेलेबल है या फिर हम ऐसी जगह पे हैं जहां पे ये कार्सिनोजेंस का इफेक्ट ज्यादा है। ठीक है, उससे आप रेगुलर एक्सपोजर है। अब क्या होता है, नॉर्मल सेल में अगर डीएनए डैमेज होता है तो डीएनए की एक पर्टिकुलर रेंज अगर डैमेज हो गई है तो वो तो क्या कर सकता है, रिपेयर कर सकता है। बोलते ना कि अगर इतना डैमेज हुआ है तो सिस्टम है सेल के अंदर कि वो डीएनए के डैमेज को रिपेयर करे। क्या करेगा? रिपेयर करेगा। घर है, घर अगर बाजू में कोई घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है या फिर घर की कांच, जो खिड़की में कांच लगा हुआ है, किसी ने पत्थर मारा या बॉल मारी तो कांच टूट गई, तो क्या आप पूरा घर या पूरी खिड़की चेंज कर दोगे? नहीं, आप सिर्फ वो कांच रिप्लेस कर दो। तो जब डीएनए का डैमेज होता है तो सिस्टम होता है सेल के अंदर डीएनए रिपेयर सिस्टम। तो रिपेयर सिस्टम क्या करेगा? उस डैमेज्ड डीएनए को वापस रिपेयर कर, क्या करेगा? वापस रिपेयर कर। पर अगर एक रेंज से ज्यादा टूट गया तो क्या होगा? अब वो रिपेयर नहीं हो पाएगा और सेल ये डिसाइड कर लेता है कि अब मैं मर जाऊंगा। खुद से डिसाइड करता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। खुद से ही सिस्टम में ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है जिससे कि सेल अंदर ही अंदर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाए और वो मर जाए। पर कैंसर कैसे हो जाता है इसका? कि कार्सिनोजेन ने डीएनए डैमेज किया और डैमेज होने के बाद जब रिपेयर हो रहा था, डैमेज होने के बाद जब रिपेयर हो रहा था तो रिपेयर में एक इरेगुलरिटी कर दी, रिपेयर ठीक से नहीं किया। क्या? रिपेयर ठीक से नहीं किया, और वो रिपेयर अगर इम्प्रॉपर रहा तो जब सेल डिवाइड होगा तो जो एबरेशन या फिर चेंज या म्यूटेशन या कुछ भी हुआ हो, एक सेगमेंट ही डिलीट हो गया। उसको जब रिपेयर करना था, सेगमेंट वापस लगाना था, वो सेगमेंट लगा ही नहीं और वो सेगमेंट काम का था, सेल की नॉर्मल फंक्शनिंग के काम में था। अब वो सेगमेंट रिपेयर नहीं हुआ, वो सेगमेंट डिलीट हो गया या कब आया, पूरा नहीं आया, तो वो क्या हो जाएगा? अब जब सेल डिवाइड करेगा तो सेल की साइकिल या सेल की जो नॉर्मल सिस्टम चल रही थी उसमें क्या आ जाएंगे? चेंजेस आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? चेंजेस। अब बहुत ही बेसिक एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर किसी का लेग फ्रैक्चर, ठीक है, लेग फ्रैक्चर जब होता है तो या तो फीमर बोन टूटती है या तो फिर क्या होता है? आपकी टिबिया फिबुला में ब्रेक आता है। ठीक है, मोस्टली क्या होता है? टिबिया फिबुला चूंकि 2 बोन्स होती है उसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होता है, फीमर टूट गया। ठीक है, अगर फीमर टूटी और फीमर जब टूटी है कुछ ज्यादा डैमेज हो गया, ठीक है, तो कोशिश ही की जाती है कि एकदम पास लाके उसको अलाइन करके प्लेट्स डाल दें, रॉड डाल दें और उसको अलाइन प्रॉपर्ली कर दें कि वो अपने आप हील अप हो।
क्या हो जाए, अपने आप हील अप हो जाए। तो हो गया, हील अप हो गया, पर्सन अप एंड स्टैंडिंग, खड़ा। पर कभी कभी क्या होता है, जब ऑपरेशनल डिफिकल्टीज हो या फिर सिचुएशनल डिफिकल्टीज हो या फिर टेक्निकल गलती करी हो डॉक्टर ने, तो क्या हो सकता है कि वो बोन को डिस्टेंस पे रख दिया, पास रखना था उसने दूर रख दिया। अब वो जुड़ पाएगी, नहीं जुड़ पाएगी, नहीं जुड़ पाई तो दिक्कत। 6 महीने बाद भी अगर वो बोन हील नहीं हुई है, इसका मतलब क्या, ऑपरेशन गलत हुआ है। क्या हुआ है, ऑपरेशन गलत हुआ है। अब उसको वापस रिपेयर करने जाओगे तो क्या होगा, शायद उसमें जब आप वापस रिपेयर करोगे तो किसी का होता है ना कि एक पैर छोटा हो जाता है, हल्का सा 1 इंच 2 इंच, वो पर्सन कैसे चलता है, थोड़ा सा झुक के चलता है। क्यों, एक पैर छोटा है और एक पैर नॉर्मल साइज। तब उसको जिस पैर में छोटापन रहता है उसमें 1 इंच या 2 इंच के सोल्स एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं कि आप नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में टिल्टेड ना रहे। ठीक है, टिल्टेड ना रहे। ठीक है, एक तो नॉर्मल रिपेयर हुआ, एक क्या हुआ, एबरेंट रिपेयर हुआ। और एबरेंट रिपेयर में क्या हो गया, अब पर्सन का पैर छोटा तो छोटा ही रह गया। आई बात समझ में, छोटा रह गया इसका मतलब क्या होगा, अब वो पर्सन तो छोटे पैर से ही चलेगा। ठीक है, तो बेसिकली उसकी चाल तो बदल जाएगी ना। तो वैसे ही होता है डीएनए रिपेयर में भी। अगर डीएनए रिपेयर हुआ पर रिपेयरिंग में भी क्या हो गया, एब्रेशन हुआ या फिर गलतियां हुई, तो क्या हो सकता है, डीएनए डैमेज के बाद जो कार्सिनोजेन के बाद जो डैमेज हुआ है, रिपेयर में अगर गलतियां हुई तो वो सेल क्या हो जाता है, एबनॉर्मल कैरेक्टर्स शो करने लग जाता है। और धीरे धीरे क्या होगा, या तो एबनॉर्मल कैरेक्टर शो करेगा, अगर वो सरवाइव कर गया तो कैंसरस हो सकता है। ठीक है, और अगर वो सरवाइव नहीं किया और मर गया तो अच्छी बात है। क्यों, वो सेल जो खराब हो चुका है, ये सिस्टम थोड़ा सा भी खराब हो गया, वो अगर मर जाए तो अच्छा है, सरवाइव कर लिया तो दिक्कत है। क्योंकि वो क्या कॉज कर सकता है, ट्यूमर कॉज कर सकता है, या तो बिनाइन ट्यूमर कॉज करेगा या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्या ये बात समझ में आई? उसके बाद केमिकल्स द्वारा म्यूटेशन होना, कैसे, सिगरेट स्मोकिंग लंग कैंसर, थ्रोट कैंसर, टोबैको च्यूइंग थ्रोट कैंसर। पैकिंग पे 70% पैक पे सिगरेट के या फिर जो टोबैको कंटेनिंग जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें पैक के ऊपर 70% स्पेस एरिया पे ये बताना है कि दिस इज हार्मफुल टू योर बॉडी। अगर आप ऐड देखते होंगे तो जब भी टोबैको का ऐड आता है तो उसमें लिखा होता है कि टोबैको कैन कॉज कैंसर, और अल्कोहल में लिखता है अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, ड्रिंकिंग अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। देखो, हेल्थ के लिए इंजूरियस रहना और कैन कॉज कैंसर, तो अल्कोहल कैन नॉट कॉज कैंसर, अल्कोहल कैंसर कॉज नहीं करेगा। अल्कोहल दूसरी बीमारियां कर सकती है, फैटी लिवर कर सकती है, लिवर खराब कर सकती है, तो लिवर में कैंसर नहीं हुआ। लिवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, तो ये अल्कोहल, ज्यादा अल्कोहल पीने के कारण एक लिमिटेड रेंज में कंजम्पशन जो है वो बॉडी के लिए अच्छा भी होता है। जैसे रशिया हो गया या फिर जो कोल्ड प्लेसेस होती है जहाँ पे हमारे यहाँ से साल भर ज्यादा ठंड होती है, वहां पे तो वो लोग अल्कोहल जैसे वोडका वगैरह हो गया पानी की तरह पीते हैं, ठंड बहुत ज्यादा। जैसे ही बॉडी में अल्कोहल जाती है, हीट बहुत ज्यादा जनरेट करती है, जिससे कि वो उस कोल्ड टेम्परेचर में सरवाइव करने के लिए हेल्प करे। और आप चले जाओ चेन्नई बीच एरिया, जहां कभी टेम्परेचर कम ही नहीं होता है, राइट, साल भर टेम्परेचर एक जैसा है। आप इक्वेटर के आसपास पहुंच जाओ और फिर वहां पे सोचो कि रशिया जैसे फील करेंगे, पूरी बॉडी ऐसी हीट अप हो जाएगी कि आप परेशान हो। तो सिचुएशन की बात होती है। म्यूटेशन caused by chemicals during replication of cells due to the presence of certain factors, तो केमिकल्स भी म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं। म्यूटेशन कॉज कैसे करेंगे, वही डैमेजिंग के थ्रू।
ठीक है, माइनर डैमेज करते हैं। इसमें मैं आपको एक केमिकल्स की लिस्ट लिखवाऊंगा कि कौन सी चीज कैसे कैसे चीजें काम करती है। कार्सिनोजन किसको बोलते हैं, उसके लिए टेस्टिंग होता है कि इस केमिकल को आप कार्सिनोजन कब बोलोगे, एमीज टेस्ट बोलते हैं उसको। थर्ड पॉइंट, इनएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसिंग जीन्स या फिर फैक्टर सेल साइकिल रेगुलेटर्स। अब आपने शायद साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज का नाम सुना हो, सुना है? नहीं सुना? पक्का 11th में भी नहीं सुना? किसी ने घर पे साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, रितानिया केंद्र, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज का नाम सुना है बेटा? नो, मतलब आपने सेल साइकिल रेगुलेटर्स नहीं पढ़े सेल साइकिल। ठीक है, चलो बताओ क्या होता है कि ये सेल की जो नॉर्मल साइकिल होती है उसमें चेक पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं? चेक पॉइंट्स। ओके, नो इशू बेटा, मैं बता रहा हूँ। चेक पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि G1 S G2, ठीक है, G0 भी होता है। G0 क्या होता है? जब सेल डिवाइड करके नया नया बना है, क्या हुआ है? नया सेल बन के आया है, किसी प्रीवियस सेल से डिवाइड होकर नया सेल, तो उसकी लाइफ वहीं से स्टार्ट हुई। अब वो ग्रो कर, तो ग्रोथ फेज जो होती है, इनिशियल ग्रोथ फेज जो होती है, उसको बोलते हैं G0 फेज। क्या बोलते हैं? G0 फेज। सेल जब डिवाइड करता है और डिवाइड करने के बाद जब नया बनता है तो एकदम से ही नेक्स्ट डिवीजन के लिए रेडी नहीं हो जाता, थोड़ा ग्रो करता है। उस ग्रोथ को बोलते हैं G0 फेज। ठीक है, अब G0 फेज का क्या मतलब होता है कि वो डिवीजन की तरफ जा सकता है, डिवीजन की तरफ जा सकता है या डिवीजन नहीं भी करे। डिवीजन की तरफ जा सकता है और डिवीजन ना भी करे। तो G0 फेज बेसिकली क्या है? अनडिसाइडेड फेज। वो सिर्फ अभी ग्रो कर, उसने सेल ने अभी डिसाइड नहीं किया है, सेल को अभी सिग्नल नहीं मिला है कि आपको डिवाइड करना है, अभी सिर्फ वो ग्रो कर। जैसे ही एक पर्टिकुलर सिग्नल मिलता है तो वो G1 की तरफ मूव करता है। क्या करता है? G1 की तरफ मूव करेगा। अब अगर G1 की तरफ मूव करना है तो G1 स्टेज में होने वाले जितने भी फंक्शंस हैं उसको परफॉर्म करना शुरू करेगा। क्या करता है? G1 में होने वाले जो फंक्शंस हैं या होने वाली जो प्रोसेसेस है उसको करना शुरू करता है। उसमें भी ऐसा होता है कि एक कट ऑफ पॉइंट, ठीक है, हैंड मूवमेंट से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। लेट मी ड्रॉ इट ऑन द बोर्ड। G0, ठीक है, ये G1 पे भी जा सकता है, स्टेज G0, ठीक है। सेल डिवीजन जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है, ये न्यू सेल है, तो किस स्टेज पे हो गया? G0 स्टेज, ठीक है। इसको सस्पेंडेड सेल स्टेज भी बोलते हैं, सस्पेंडेड सेल स्टेज। ये 2019 का क्वेश्चन है। ये क्या है? 2019 में क्वेश्चन है, ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जिसमें एलन ने एक पर्टिकुलर आंसर दे दिया उसके हिसाब से, पर एक्चुअल आंसर वो नहीं था। तो एनटीए ने जो एक्चुअल आंसर था उसी को लिया, उसको बोला था आपको कुछ सस्पेंडेड सेल साइकिल में ही बोला था, वो ग्रोथ या ऐसे कुछ बोला था, सस्पेंडेड सेल साइकिल या ऐसे कुछ ऑप्शन था। मैं आपको ऑप्शन देख के बताऊं, क्वेश्चन को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, पर यही क्वेश्चन था, इस पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्वेश्चन, नीट 2019 का पेपर फर्स्ट। अब देखिए
G0 से वो G1 की तरफ भी जा सकता है। तो G1 की तरफ गया मतलब क्या हो गया, इंटरफेस शुरू हो गई। क्या हो गई, इंटरफेस का फर्स्ट स्टेज शुरू हो गया। अब G1 में जितनी भी होने वाली प्रोसेसेस थी वो स्टार्ट हुई। क्या हुई, स्टार्ट होने पे क्या होता है, एक तो क्या होता है, एक होता है स्टार्टिंग सिग्नल। सेल डिवाइड कब करेगा, जब उसके पास सिग्नल आएगा, ऐसे ही मन से डिवाइड नहीं करता। ठीक है, आपको पढ़ने बैठने के लिए कौन सा इनिशिएशन या ट्रिगर की रिक्वायरमेंट होती है? आपको अगर पढ़ना स्टार्ट करना है या पढ़ने बैठना है तो आपको ऐसे दिमाग में क्या आता है कि अभी मेरे को पढ़ना है, व्हाट इज द रीजन? आप अपना ट्रिगर पॉइंट्स बताइए। टाइम देखते हैं तो टाइम क्या, टाइम मतलब क्या, आपने टाइम जो वेस्ट किया उसके बाद फील होता है ना। मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, बहुत ज्यादा वेस्ट कर दिया, अलॉटेड टाइम से ज्यादा वेस्ट कर दिया, तब मेरे को फील होता है एकदम से, अरे टाइम निकल गया, पढ़ने बैठ गया। तो ये एक सिग्नल हो गया। किसी का सिग्नल क्या होता है कि 2 बज गई है, अब मेरे को पढ़ने बैठना है, एक ये सिग्नल हो गया। किसी का और सिग्नल क्या होगा, अरे पेरेंट्स चिल्लाने नहीं लग जाए तो पढ़ने बैठ जाए। क्लास है अभी 4 बजे क्लास है, 2 बजे से पढ़ लो क्योंकि सर ने बोला था ये चैप्टर पढ़ के आना, सर क्वेश्चंस पूछेंगे, तो वो ट्रिगर होगा। सबके ट्रिगर अलग अलग होगा। सेल के सिग्नलिंग के लिए भी जो G1 स्टेज स्टार्ट करनी है तो उसका एक स्टार्टिंग सिग्नल, ठीक है। यहां पे मैंने लिखा है चेक पॉइंट। क्या लिखा है, चेक पॉइंट। अगर सेल की साइकिल इस चेक पॉइंट को क्रॉस कर लेती है, जो प्रोसेस चल रही थी अगर इस चेक पॉइंट को क्रॉस कर दिया तो अब सेल ने कमिटमेंट कर दी, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सेल डिवाइड होके ही रहेगा। आई बात समझ में? तो दिस इज चेक। आप भी अपने आप को कमिट कर लो कि नींद होने तक मैं ये सारे काम बिल्कुल बंद कर दूं। मोबाइल छोड़ दो, टीवी छोड़ दो, इंटरनेट छोड़ दो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब छोड़ दो। सिर्फ एक टाइम अलॉटमेंट कर दो कि इतनी देर में मैं ये सारी चीजें देख के और खत्म। बात अपने अकाउंट्स को फ्रीज कर दो, सारे रीस्टोर हो जाएंगे। इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, जितनी भी चीजें हैं सोशल मीडिया वाली, मीडिया नेटवर्किंग नहीं, व्हाट्सएप फिर भी आप रनिंग रख सकते हो क्योंकि वो पेरेंट के मोबाइल में, अगर आपके मोबाइल में नंबर है तो गलत है, ठीक है। चलिए उसकी बात अलग हो जाती है। फेसबुक, इंस्टाग्राम या जो भी सोशल मीडिया नेटवर्किंग जिससे आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो मीडिया के थ्रू, उस पूरे प्रोफाइल्स को नीड होने वाले दिन तक प्रोफाइल बंद, नॉट अवेलेबल आ जाएगा। उससे पता है 2 चीजें होंगी, एक तो आपका ध्यान वहां नहीं जाएगा, दूसरा अगर आपका फ्रेंड आपको ब्राउज कर रहा है ना, यार मेरे फ्रेंड के अभी तक अपडेट्स नहीं आए, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, इसने कोई पोस्ट शेयर नहीं करी, मेरी फोटो लाइक नहीं करी, तो आपको फोन करके पूछ लेना कि भाई फोटो लाइक क्यों नहीं करी मैंने, तो आप सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हो मैंने प्रोफाइल बंद कर। अब लगेगा सामने वाले को शॉक। कैसा? जो पूरे टाइम ऑनलाइन फेसबुक या इंस्टा पे पर्सन अवेलेबल रहता है, उसने अगर प्रोफाइल बंद कर दी तो सोचने वाली बात है सामने वाला खुद एकदम शॉक में आ जाएगा। कैसे? इसने बंद कर दी मतलब ये तो पढ़ने में लग गया या लग गई, उसकी हिलनी शुरू हो गई, उसका सिस्टम हिलना शुरू हो। क्यों? अगर आप आपकी प्रोफाइल बंद कर दो तो आपके दोस्त हिल जाएंगे। हाउ इज इट पॉसिबल, तुमने बंद कर दिया, क्यों कर दिया? नहीं, बस नहीं चाहिए था, रिक्वायरमेंट नहीं थी, बंद कर। दिस इज द डेडिकेशन।
आपने कमिट कर दिया, चेक पॉइंट क्रॉस कर दिया कि अब इसके बाद तो मैं नीट और नीट टारगेट खत्म होने के बाद, मेरा टारगेट अचीव होने के बाद मतलब क्या है, मैं रिस्पेक्टेबल स्कोर लाके मेडिकल कॉलेज में जाने वाला हूं या हूं, मतलब मेल एंड फीमेल, तब तक मेरा टारगेट चेक पॉइंट आपने क्रॉस किया। अगर चेक पॉइंट नहीं क्रॉस किया है तो अभी भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आप वापस G0 में जा सकते हैं। सेल कैन गो बैक इनटू द G0। चेक पॉइंट क्रॉस किया मतलब क्या, सिग्नलिंग ऐसा हो गया कि अब इसके बाद तो सेल को डिवाइड करना ही करना है, कोई सी भी कंडीशन आ जाए सेल डिवाइड किए बगैर नहीं खत्म, मतलब वो प्रोसेस पूरी होगी। फिर एस फेज भी आएगा, J2 भी आएगा, एम फेज सब आएगा, ठीक है, सारी चीजें होंगी। फिर उसके बाद जब वो दो में स्प्लिट हो गया, अब वो प्रॉपर स्प्लिटिंग हुई है या इम्प्रॉपर हुई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने कमिट कर दिया था मैंने तो डिवाइड करना है, मतलब करना है, ठीक है। आप घर में भाई बहन हो, भाई भाई हो, बहन बहन हो, लड़ाई होती, एक दिन इतनी ज्यादा लड़ाई हो गई, पापा मम्मी को सामने बिठा लिया, आप दोनों सामने बैठो और पापा को बोल दिया पापा इससे बंटवारे कर दो, आज बात करता हूं, मेरे को इसके साथ नहीं रहना, सिंपल है, मेरे को नहीं रहना इसके साथ। पापा ने रख दिया सामने वॉलेट, उसके अंदर थे 500 रुपए, ये रही मेरी प्रॉपर्टी, ले जाओ। बच्चे भी शान है, पापा की पूरी एसेट पता है, कितने प्लॉट से कितने बंगले हैं, कितने क्या है, कितना सोना रखा हुआ है, सब पता है। ये नहीं माल असली माल दिखाओ, जमीन के कागज, घर के कागज, गहने क्या है, घर का फर्नीचर है, इतना एसेट है, ये सब बंटवारा प्रॉपर करो। फिर आना है जोर का झटका, धीरे से एक एक थप्पड़ दोनों को लगना है, ये चाहिए तो रख ले, नहीं तो निकल यहाँ से घर के बाहर। तो फिर पेरेंट्स आ जाएंगे अमेरिकन स्टाइल, हमारा काम हो गया खत्म, यू आर एडल्ट्स नाउ, यू कैन लीव द हाउस, यू कैन लीव माय हाउस, गेट लॉस्ट। वेस्ट में तो ऐसे ही होता है, 16 के बाद या तो बच्चे वॉलंटरीली घर छोड़ के निकल जाते हैं, या तो पेरेंट्स बोल देते हैं मेरा काम हो गया, यू आर एडल्ट, यू आर लीगल एडल्ट, नाउ यू आर ऑन योर ओन, you can leave the house. If you have to live in my house, you have to live by my rules, right? You have given all the freedom, but rules मेरे चलेंगे, और अगर नहीं रहना है, रूल्स फॉलो नहीं करना है, you can leave the house, ठीक है। अब आप कॉलेज जाओ नहीं जाओ वो आपका है कंसर्न, फीस कैसे पे करना है वो आपको देखना है, we are not entitled to pay your fees। इंडिया में तो पेरेंट्स के बच्चे हुए, बच्चे के भी बच्चे हुए, ठीक है, तब तक करते रहे, मतलब मरते तब तक करते रहे। तो चाइनीज का तो फंडा ही कुछ और ही, चाइनीज बूढ़े बूढ़ी जो है, जो पुराने हैं, आज के नहीं बता रहा हूँ मैं, जो अभी जो 60s के प्लस में है, वो कंटिन्यूअसली काम करते रहे। क्यों? क्योंकि उनकी काम करने की आदत है, अगर वो काम करना बंद कर देंगे तो उनकी बॉडी जैम हो जाएगी और वो जल्दी मर जाएंगे, उनको जीना चाहता है, लंबा जीना है, वो काम करते रहते हैं, भले ही छोटी मोटी जॉब होगी, टेबल साफ करना होगा, ये करना होगा, they will keep on doing such things, एटलीस्ट उनकी एक रूटीन चलती है। हमारे यहाँ देखना इंडिया में जितने रिटायर हो जाते हैं ना, और जो काम नहीं करते, सिर्फ घर में बैठे रहते हैं, दूध लाना है, ये लाना है, बस उतना खत्म, बाकी पेपर पढ़ो, टीवी देखो, न्यूज देखो, पॉलिटिक्स देखो, डिबेट्स देखो, बात खत्म, दिन भर ऐसे ही निकलता है। उनकी हेल्थ जल्दी डिटेरियोरेट होती है एज कंपेयर्ड टू अदर सेक्टर एम्प्लॉइज जो 60 के बाद भी 70 की एज तक या 75 की एज तक या उसके बाद भी काम करते हैं कंटिन्यूअसली, ठीक, राइट। चेक पॉइंट क्लियर हुआ तो ये चेक पॉइंट्स जो होते हैं वो सेल साइकिल रेगुलेटर्स होते हैं, जिसमें कि आपका सीडीके, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। अब आप बोलोगे सर हाँ ये सुना हुआ है, किसी ने सुना था ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज सुना है बेटा? रितानिया केंद्र, आप में से किसी ने सुना है?
आनंदप्रीत, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस। इसी में एक और प्रोटीन बताता हूं, आरबी प्रोटीन। आरबी प्रोटीन, ठीक है। रेटिनोब्लास्टोमा, अगर ये आरबी प्रोटीन जो है ये क्या है, ये सेल साइकिल रेगुलेटर है बेटा। क्या है? सेल साइकिल रेगुलेटर है। अगर ये प्रोटीन कम बने या फिर डिफेक्टिव बने, मतलब इन एंड ऑल इस पर्टिकुलर प्रोटीन की एक्शन जो है वो कम हो जाए, तो क्या हो सकता है? रेटिनल कैंसर हो सकता है, रेटिनोब्लास्टोमा, रेटिनल कैंसर। क्यों हुआ? क्योंकि ये प्रोटीन काम नहीं कर रहा, काम कम कर रहा है रिक्वायरमेंट से। वैसे ही क्या होता है, ये जो सेल साइकिल रेगुलेटर्स जो बेसिकली है उन्हीं को बोला जाता है क्या? ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। इन्हीं को क्या बोला जाता है? ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। अगर ये जीन्स, इनके आउटपुट प्रोटीन्स जो है, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के प्रोटीन्स जो है, अगर वो कम बनते हैं या फिर उनका एक्शन प्रॉपर्ली नहीं होता है, तो सेल की साइकिल कैसी हो जाएगी? इररेगुलेट हो जाएगी, रेगुलेशन खत्म हो जाएगा। और सेल की साइकिल कैसी हो जाएगी? अनकंट्रोलेबल। क्या हो सकती है? अनकंट्रोलेबल। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या हो जाए? डिफेक्टिव हो जाए। म्यूटेशन आ गया ट्यूमर सप्रेसर जीन में, तो म्यूटेशन कैसे आ सकता है? वही केमिकल्स वाला फंडा, कार्सिनोजन वाला फंडा। उसमें ट्यूमर सप्रेसर जीन में क्या आ गया? म्यूटेशन आ गया, डिफेक्टिव आ गया, ये डिफेक्ट आ गया। तो ये अगर प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट भी सही से नहीं बनेगा। आई बात समझ में? ये ट्यूमर सप्रेसर जीन का फंडा, राइट? चीज समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट था आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का। सेल साइकिल जब हम पढ़ते हैं तो इसमें चेक पॉइंट्स पढ़ते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो होता है वो अलग-अलग स्टेज के लिए अलग-अलग होता है। कि अगर G1 स्टेज है तो G1 स्टेज को इनिशिएट करने के लिए सीडीके, एक पर्टिकुलर टाइप का सीडीके एक्टिवेट होता है। उसके बाद जब G2 खत्म हो रही होती है और एस फेज आता है, तब एस फेज को बताने के लिए कि एस फेज अभी शुरू हुआ है, तब एक पर्टिकुलर सीडीके एक्टिवेट होता है। और एस फेज खत्म हो गई है और G2 स्टार्ट हुई है, तब एक पर्टिकुलर सीडीके होता है। तो ऐसे चेक पॉइंट्स होते हैं कि ये स्टेज खत्म हुई तो अब ये स्टेज चालू हुई, ये स्टेज खत्म हुई तो नेक्स्ट स्टेज चालू हुई। तो जब G2 खत्म हो गई उसके बाद एम फेज चालू होगा। तो कैसे पता चलेगा? चेक पॉइंट्स, राइट? जैसे 3 घंटे का पेपर है, 1 घंटा निकाल गया, नोटिस होता है 1 आवर ओवर। 1 घंटा फिर निकल गया, फिर बोलते हैं 1 आवर लेफ्ट। फिर उसके बाद हर 10-15 मिनट में फिर बोलते रहते हैं 30 मिनट्स लेफ्ट, 15 मिनट्स लेफ्ट, लास्ट 10 मिनट्स, लास्ट 5 मिनट्स, ऐसे। ठीक है, चेक पॉइंट्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखो इंडिया 2 मैच हार चुकी है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। क्या हम जो पढ़ रहे हैं वो बाउंसर जा रहा है, सर के ऊपर से जा रहा है क्या? पक्का सर में गया सारा का सारा, क्लियर है? लेकिन अगर डाउट है तो पूछ ले, ये वापस से पढ़ना पड़ेगा। डाउट नहीं है, ठीक है? नींद आ रही है तो आप दो, क्या आ रही है? क्लियर है? अभी तक जो पॉइंट्स पढ़े हैं वो क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट बताइए मेरे को, क्या लिखा था हमने? हाँ, प्रोटो एक्टिवेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन्स। यस, एक मैसेज आया है, एक मिनट देख लेता हूं मैं।
आई एम नॉट ऑडिबल। अभी ऑडिबल है रितान्या? रितान्या, एम आई ऑडिबल टू यू? केंद्र? यस, केंद्र को ऑडिबल है, रितान्या को नहीं है शायद। ओके, ट्राई। See, there is some problems with this particular app। जो स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग में भी कुछ सिक्योरिटी फीचर्स का इशू आया था बड़ा सा, राइट? फिर उसके बाद अभी भी ऐसा है कि भाई जेएनके के हिसाब से 2G नेटवर्क, ब्रॉडबैंड, काफी सारी चीजें हो जाती हैं। यहाँ पे भी अभी नेटवर्क तो पूरा है, नॉट एन इशू, बट ठीक है, लेट्स ट्राई। ओके, केंद्र और रितान्या दोनों का अभी तक क्लियर है? कौन सा समझ में आया? पीछे लास्ट में क्लियर है? ऑल क्लियर? बाउंस तो नहीं जा रहा है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेट्स मूव फॉरवर्ड। टाइम अप हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो है क्या? प्रोटोऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटोऑन्कोजीन्स। अब प्रोटोऑन्कोजीन्स का मतलब क्या होता है? देखो, प्रोटो मतलब पहले, राइट? ऑन्को रिलेटेड क्या हो जाता है? ऑन्कोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ कैंसर। तो ऑन्को वर्ड से क्या हो गया? कैंसर। और जीन्स मतलब क्या? जीन्स मतलब क्या? पेपे, रिवाइज, रैंगलर? नहीं, जीन्स का मतलब क्या है? जीन्स का मतलब क्या होता है बेटा? 12th हमारा क्लियर है। जीन्स का मतलब तो जीन्स जीन्स होती, तो जीन्स का क्या डेफिनेशन? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, चैप्टर नंबर 1 ऑफ जेनेटिक्स। उसी में डेफिनेशंस होती है काफी सारी। पढ़ा है जीन्स, पता है क्या होता है? बताओ। Sequence of nucleotides is a partial correct answer बेटा। It's a partial correct answer। इन डीएनए ही होता है बेटा, जीन्स डीएनए में होती है, आरएनए में नहीं होती है। आरएनए अगर जेनेटिक मटेरियल है तो जीन्स बोलते हैं। नो, जीन्स का मतलब क्या है? मुझे डाउट है ना। यस केंद्र, जीन प्रोडक्ट। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, नहीं पता है तो बोलो नहीं पता। ठीक है, कोई हिचकिचाने वाली बात नहीं है। सर हमने पढ़ा था, याद है नहीं याद है, आप एक बार फिर से रिवाइज करा दो, कोई इशू नहीं। ठीक है, सी इफ आई स्टार्ट जजिंग यू गाइस, देन मेरा ट्रस्ट आप पे खत्म होगा और आपका ट्रस्ट मेरे पे खत्म होगा। ठीक है, आई एम नॉट जजिंग हियर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू
क्लियर द बॉटलनेक्स, जो आपके अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करे। जीन्स, अब जीन्स बेसिकली किसको बोलते हैं? पहले तो ये चीज समझिए कि जीन्स किसको बोला जाता है? एक डीएनए सेगमेंट को बोला जाता है। वो डीएनए सेगमेंट करता है, जीन उस सेगमेंट ऑफ डीएनए को बोलते हैं जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन सीक्वेंस, क्या एक पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड करता है, वो डीएनए सेगमेंट को बोल दिया जाता है जीन। और छोटी भी हो सकती है और बहुत बड़ी हो सकती है, एक्सॉन, इंट्रॉन, ये सब फंडे आते हैं। ठीक है, तो जीन का मतलब क्या? अ सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच एनकोड्स अ पर्टिकुलर प्रोटीन। अब ये देखिए बात ध्यान से, अब एक प्रोटीन बोल दिया, अगर मैं बात करता हूं हीमोग्लोबिन के बारे में, इसमें कितने प्रोटीन आते हैं बेटा? हीमोग्लोबिन में कितने प्रोटीन है? केंद्र, रितान्या, आप बताना चाहोगे बेटा? हीमोग्लोबिन में कितने प्रोटीन होते हैं? सिकल सेल एनीमिया पढ़ा, बताओ, आप बताओ। टू अल्फा चेन एंड टू बीटा चेन्स, कितनी होती है? टू अल्फा चेन्स और टू बीटा चेन्स। तो अल्फा अल्फा ऐसे दो चेन्स हो गई और बीटा बीटा दो चेन्स हो गई। तो बेसिकली अल्फा अल्फा सेम है, बीटा और बीटा सेम है, मतलब ये पर्टिकुलर क्या हो गया? एक प्रोटीन सीक्वेंस हो गई। ये क्या हो गया? एक पर्टिकुलर प्रोटीन सीक्वेंस हो गई। इसकी जीन जो है वो अल्फा का कोड करती है और ये जीन जो है वो क्या करती है? बीटा। समझ में आ रहा है बात? तो बेसिकली ये हो गया कि जीन से जो कोड होने वाला एक पर्टिकुलर प्रोटीन है वो दो तरीके से एक्ट कर सकता है। कैसे? दो तरीके से। कैन एक्ट और परफॉर्म a particular function individually, वो खुद से इंडिविजुअली एक फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है। मतलब क्या? हेक्सोकाइनेज क्या करता है? शुगर पे एक फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन करता है। ठीक है, यही है हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। ठीक, वो एंजाइम में एक ही प्रोटीन सीक्वेंस है, पूरी की पूरी एक ही है, मिक्सचर नहीं। जैसे यहाँ पे मिक्सचर हो गया ना अल्फा और बीटा का, वहां पे एक ही सीक्वेंस है। अगर एक ही सीक्वेंस है तो इसका मतलब क्या हो गया? वो एक जीन एक प्रोटीन कोड करती है और वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है। अब प्रोटीन कैसा फंक्शन हो सकता है? स्ट्रक्चरल या फंक्शनल। प्रोटीन की डेफिनेशन बताई थी मैंने किसी दिन, तो बताई थी। क्या बताई थी प्रोटीन की डेफिनेशन? सेल की डेफिनेशन बताओ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज द डेफिनेशन ऑफ सेल। प्रोटीन की डेफिनेशन क्या है? प्रोटीन को अंडरमाइन किया जाता है जब पढ़ाया जाता है या पढ़ते हैं हम लोग, तो प्रोटीन की वैल्यू अंडरमाइन करते हैं। प्रोटीन की जो डेफिनेशन है अगर केमिकली देखा जाए तो उसको बोलते हैं इट्स अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स, 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स।
और अगर हम ऐसे डेफिनेशन बनाए तो प्रोटीन की डेफिनेशन होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। सेल के अंदर काम कौन करता है? कौन सा वाला? स्ट्रक्चर का और फंक्शन का। करता कौन है? प्रोटीन। प्रोटीन ही सारे फंक्शंस करता है। डीएनए खुद से बैठा रहेगा, कहीं नहीं चलता। आरएनए, जब डीएनए के पास आरएनए पॉलीमरेज आएगा या दूसरे एंजाइम्स आएंगे तभी तो आरएनए बनेगा। ये तो आरएनए खुद से बनता है? नहीं बनता। मतलब काम किसने किया? प्रोटीन। आरएनए से प्रोटीन बनाना है तब भी क्या होता है? राइबोसोम आता है। तो राइबोसोम में क्या है? आरआरएनए और प्रोटीन, तो प्रोटीन बनता है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोटीन हो गया लेबर। क्या हो गया? सेल का लेबर, मतलब सेल का नौकर कौन? प्रोटीन। सारे काम हो गए। कार्बोहाइड्रेट को बोलो, कार्बोहाइड्रेट मैं आ चुका हूं, आपको यूज करना है कर लो, नहीं करना है मैं यही हूं। ग्लूकोज अंदर आ गया, आपको यूज करना है कर लो, मैं इधर ही खड़ा हूं। 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट, अल्डोलेज, ग्लाइकोलाइसिस कर रही ना, मैं आ चुका हूं, आपको यूज करना है कर लो। फैट भी क्या होता है? आ जाता है, करना है यूज तो कर लो, नहीं तो मैं इधर ही। मतलब काम कौन करता है? प्रोटीन। ठीक। तो जीन का मतलब क्या? ऐसा सेगमेंट ऑफ डीएनए जो क्या करता हो, एक पर्टिकुलर प्रोटीन कोड करता हो, जो क्या कर सके, खुद से अकेले ही परफॉर्म कर सकता है एक पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है। दूसरा, किसी दूसरे मॉलिक्यूल या प्रोटीन के साथ ज्वाइन करके, मतलब कैसा? अल्फा जीन का अल्फा प्रोडक्ट हो गया प्रोटीन, बीटा जीन का बीटा प्रोडक्ट हो गया। अल्फा और बीटा प्रोटीन जब मिक्स होंगे तभी तो हीमोग्लोबिन बनेगा। सिर्फ अल्फा अल्फा बनता जाएगा तो क्या हीमोग्लोबिन बनेगा? नहीं बनेगा। जब तक बीटा प्रोटीन नहीं आएगा जब तक हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। राइट? क्या ये बात समझ में आई है? तो ये जीन्स की बात होगी। समझ में आई? बात क्लियर है बेटा? अब अनदर मॉलिक्यूल क्या हो सकता है? दिस मॉलिक्यूल कैन बी प्रोटीन, एक कोई दूसरा प्रोटीन भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है और लिपिड भी हो सकता है, या फिर कोई कोफैक्टर हो सकता है। अलग अलग चीजें हो सकती है, एक चीजें तो ना होगी। कोई मेटल एटम हो सकता है। राइट? फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रिक्वायरमेंट्स है ना अलग अलग। ठीक है, ये बात समझ में आ रही क्लियरली? अब जीन समझ में आई तो जीन्स क्या चीज होती है? अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। वो रिविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग, याद भी करें। अगर हम सुबह से बैठ के कुछ करते हैं, याद करने बैठे ना तो बायो कभी याद नहीं। बहुत इलैबोरेट सब्जेक्ट, बहुत ज्यादा इलैबोरेट सब्जेक्ट। हर चीज में कैरेक्टर में ये चेंज, ये चेंज, ये चेंज, ये चेंज, कितने चेंजेस लो, कितने चेंजेस याद रखो, वो नहीं याद रहता है। पर एक दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बिठाने की कोशिश करोगे ना, मैं बायो याद नहीं रख सकता। फ्रैंकली स्पीकिंग, आई पर्सनली कैन नॉट मेमोराइज थिंग्स। जहां मेमोराइज करने की बात आती है वहां करना जरूरी है। जैसे न्यूमोनिक्स हो, जैसे 12 क्रेनियल नर्व्स का एक न्यूमोनिक बना के आपको बता देना कि ये क्रेनियल नर्व 1 से लेकर 12 तक है। राइट? कुछ लोगों को क्या होता है, पेज नंबर, एनसीईआरटी की बुक नंबर, पेज नंबर, चैप्टर नंबर, इसमें ये पेज पे ये लाइन पे ये पैराग्राफ पे लिखा। आई कांट डू दिस, मैं नहीं कर सकता। मैं कॉन्टेक्स्ट बता सकता हूँ। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या ये जीन समझ में आए? हम प्रोटोऑन्कोजीन्स पढ़ ले।
अब प्रोटो ऑन्कोजीन्स बेसिकली होती क्या है? बॉडी के हर सेल में डीएनए सेम है। डीएनए सेम का मतलब क्या हो गया? सब में जीन्स या डीएनए कंटेंट सेम है तो सब में सारी जीन्स होती हैं, किसी में कुछ यूज में आती है और किसी में कुछ यूज नहीं आती। मसल सेल में इंटेस्टाइन वाले फंक्शंस नहीं है, तो जो इंटेस्टाइन के फंक्शंस परफॉर्म करने वाले जो प्रोडक्ट्स बनाने हैं वो मसल में नहीं बनते, सिंपल। पर डीएनए सारे सेल्स का सेम होता है। तो जीन्स जो होती है, ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो होती है वो हर सेल में होती है। क्या होती है? हर सेल में होती है, ठीक है। अब देखो मैं पॉइंट लिख रहा हूं, ठीक है। पॉइंट ऐसा लिख रहा हूं कि आपके लिए थॉट थोड़ी ओपन रहे, उसको प्रोसेस करने के लिए थॉट के लिए जगह है। These oncogenes may get activated by carcinogen. आपने कोई केमिकल कंज्यूम नहीं किया, पर आप उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में आप थे, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, माइक्रोवेवेबल जो फूड पैकिंग जो आता है उसको ज्यादा रीयूज नहीं करना चाहिए। वन टाइम पैकिंग जो रीयूजेबल है, ठीक है। आपने अगर प्लास्टिक देखा होगा बेटा, आपको ये वाला प्लास्टिक खरीदना है, कौन सा वाला? बीपीए फ्री प्लास्टिक खरीदना है। जो भी आप पैकेजिंग मटेरियल देखते हो प्लास्टिक का जो होता है, जो फूड ग्रेड प्लास्टिक होता है उसमें बीपीए नहीं है। बीपीए का फुल फॉर्म है बेटा बिस्फिनॉल ए। ये एक कार्सिनोजन है। क्या है? कार्सिनोजन, ठीक है। अब ये केमिकल आप एक्सपोज होते जा रहे हो क्योंकि आपने प्लास्टिक जितना यूज किया होगा उसमें सब में बिस्फिनॉल ए था, और आप चीज को गर्म करते हो या गरम चीज उसके अंदर रखते हो तो क्या होगा? वो केमिकल क्या होता है? लीच आउट होता है फूड में, और आप फूड कंज्यूम कर लेते हो, हम भी करते हैं। अब अगर ये केमिकल बहुत ट्रेस अमाउंट्स में रहा तो वो बॉडी में डिकम्पोज होके निकल जाएगा बाहर, या जैसे भी निकलना होगा बाहर निकाल देगा सिस्टम उसको। पर अगर कंटिन्यूअस एक्सपोजर रहा, ट्रेस अमाउंट्स ही एक्सपोज हो रहा है पर कंटिन्यूअस एक्सपोजर हो रहा है, तो इट मे कॉज डैमेज। जरूरी नहीं है कि करे, तो बोलते ना, हमारे तो दादा है दादी है 60 साल से तंबाकू खा रहे हैं, उनको आज तक कैंसर नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि तंबाकू से कैंसर नहीं होता, होता जरूर है। इनको नहीं हुआ तो ये एक्सेप्शन कैटेगरी में भी फिलहाल, और जिस दिन हो जाएगा तो वो मेन स्ट्रीम कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। अब ऑन्कोजीन्स का एक्टिवेशन अगर एक्टिवेट हो चुके हैं तो क्या करते हैं? these gene suppresses या फिर these gene products suppresses activity of क्या करते हैं ये? अगर ये प्रोटो ऑन्कोजीन एक्टिवेट हो गई, प्रोटो ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में एक्टिवेट हो गई, तो क्या करेगी ये ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को डायरेक्टली या फिर उसके जो प्रोडक्ट्स है उसकी एक्टिविटी को क्या करेंगे? ये डिस्टर्ब करेंगे, और उसके कारण क्या होगा? सेल साइकिल की रेगुलेशन खराब हो जाएगी। बात समझ में आई? आपको मैंने कुछ 5 कॉजेस एक्सप्लेन किए हैं जिससे कि क्या हो सकता है?
कैंसर हो सकता है, ठीक है। और भी वैरायटी ऑफ कॉजेज हो सकते हैं, सारे नहीं डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपको एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन या ब्रॉड कॉन्सेप्ट कैंसर बताया कि 90% कैंसर कैसे होते हैं, कार्सिनोमास होते हैं जो कि एपिथेलियल सेल्स के होते हैं। फिर होता है सार्कोमा जो कि कैसा होता है, कनेक्टिव टिश्यू का होता है। एक होता है ल्यूकेमिया जो कि ब्लड रिलेटेड हो गया, डब्ल्यूबीसी से, ठीक। ये तीन टाइप के अपन ने पढ़े थे, टाइप्स ऑफ कार्सिनोमा। ट्यूमर के दो टाइप पढ़े थे, बिनाइन एंड मालिग्नेंट, ठीक है। मैंने फिर आपको 8 पॉइंट्स बताए थे कि नॉन कैंसर और कैंसरस सेल या नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो वो अपन ने 8 पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि नॉर्मल सेल से ये कौन-कौन से कैरेक्टर्स अलग हैं। तो उसके बाद आज हमने देखा कि कैंसर किन-किन चीजों से कॉज हो सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है। अब आपके पास जो नोट्स जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं वो देख लो। मैं आपको एक पेज नंबर बताता हूँ, उसको आपको पढ़ना है। पेज नंबर 29 निकालिए बेटा, उसमें कॉजेज ऑफ कैंसर लिखा हो। 30 निकाल लो, पेज नंबर 30, ठीक है। कॉजेज ऑफ कैंसर, कॉजेज ऑफ कैंसर में आपको फिजिकल एजेंट्स मिल रहे हैं, केमिकल एजेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। केमिकल एजेंट्स में क्या है, टेबल दिया हुआ है, सूट, कोल tar, सिगरेट स्मोक, कैडमियम ऑक्साइड, एफ्लाटॉक्सिन, मस्टर्ड गैस, विनाइल क्लोराइड, एस्बेस्टोस, डाइथाइल, स्टीबोएस्ट्रॉल, ठीक है। ये अलग-अलग केमिकल्स हैं जिनके एक्सपोजर से पाया गया है कि किस टाइप का कैंसर वो कॉज करता है। जैसे लंग्स एंड स्किन, लंग्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, लिवर लंग्स, वजाइना, ये सब अलग-अलग है। और लास्ट में एक डेफिनेशन लिखी हुई है, उसी के नीचे देखिए, the Ames test is widely employed method that uses bacteria to test whether a given chemical can cause mutations in the DNA of the test organism. More formally, it is a biological assay to assess the mutagenic potential of a chemical. किसी भी केमिकल कंपाउंड को आपको अगर ये बताना है या देखना है कि क्या ये कार्सिनोजन कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है, कुछ नहीं करना है, बैक्टीरिया को ग्रो करना है और बैक्टीरिया की ग्रोथ कल्चर में आप वो केमिकल कॉन्सेंट्रेशन अलग-अलग रेंज में आप उसको इंक्यूबेट कर दो और उसमें देख लो कि डीएनए टूटा है कि नहीं टूटा। आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रेंजेस में कुछ नहीं मिलेगा, पर जैसे जैसे बढ़ते चले जाओगे शायद वो टूट जाए, शायद वो टूट जाए। अगर वो टूट रहा है लो या हाई, कैसे भी कॉन्सेंट्रेशन में टूट रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो केमिकल क्या हो सकता है, कार्सिनोजन हो सकता है। बैक्टीरिया में कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट कम होगी, ह्यूमन सेल्स में या यूकैरियोटिक सेल्स में ज्यादा भी हो सकती है या कम भी हो सकती है एक्सपोजर, क्योंकि बैक्टीरियल सेल का रिस्पांस अलग तरीके से होता है, यूकैरियोटिक सेल का रिस्पांस अलग तरीके से। देखना क्या है इसमें कि क्या वो डीएनए तोड़ पाता है कि नहीं तोड़ पाता है, डीएनए को डैमेज करता है, राइट। उसमें फिर बायोलॉजिकल एजेंट्स भी दिए हुए हैं, काफी सारे वायरसेस रिस्पांसिबल हैं, राइट। एक सर्वाइकल कैंसर जिसके लिए पैपिलोमा वायरसेस होते हैं। सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन जो है वो यूएस में मिलती है, इंडिया में आपको स्पेशली इंपोर्ट करवानी पड़ती है, स्पेशल ऑर्डर पे इंपोर्ट होती है, काफी कॉस्टली होती है। सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है, तो वैक्सीन किसके अगेंस्ट, पैपिलोमा वायरस से। इंडिया में सिलेक्टिवली खरीद के देंगे, आपको लगवानी है ना, you have to go consult your doctor and ask the doctor to get this vaccine for you. या तो अवेलेबल है तो वहां जाके लगवा सकते हो, दिस इज कॉस्ट। ऐसे बल्क में नहीं किया जाता कि फ्री में गवर्नमेंट ने सबको वैक्सीन दे दे, राइट। इस तरीके से काफी सारे हैं, उसमें रेट्रोवायरसेस का काफी मेजर रोल पाया जाता है। रेट्रोवायरल ऑन्कोजीन्स क्या होती हैं, ठीक है। इस तरीके से चीजें कुछ लिखी हुई,
इसमें सेलुलर ऑन्कोजेन ट्यूमर सप्रेसर जीन के बारे में भी कुछ बात की गई है। तो ये तब आप पढ़ते जाइएगा, आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे कैंसर कॉज होता है। और हम जो ये देखो पेज नंबर 30 में एक लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये जो आपका सेलुलर ऑन्कोजीन वाला जो पैराग्राफ है, सेलुलर ऑन्कोजीन एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन वाला, इसमें जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें देखिए P53 लिखा है। तो P53 क्या होता है? इज आल्सो अ ट्यूमर सप्रेसर जीन, दिस इज आल्सो अ ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो P53 अगर जीन का प्रोडक्ट कम होता है या उसमें कोई वेरिएशन आता है तो कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये पढ़िएगा आप, राइट। कैंसर आप पूरा पढ़ सकते हो, डिटेक्शन से लेके डायग्नोसिस वाला आप पढ़ सकते हो। ठीक है, कैंसर का पोर्शन आप पढ़ लीजिएगा एक बार, नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस। और ध्यान रखिए नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी की पैराग्राफ बाय पैराग्राफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज वाला जो लास्ट सेक्शन है वो अपन देखेंगे। यह बात ठीक है, क्लियर है? आज की क्लास में जो भी पढ़ा है अभी तक आपने अगर वो चैप्टर नहीं पढ़ा है घर जाके, तो जो मॉड्यूल जो मटेरियल मैंने प्रोवाइड किया हुआ एनसीईआरटी, तो दोनों वो आप कंबाइन करके पढ़ लीजिए। ये चैप्टर नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, कैंसर ऑलमोस्ट आज खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा मैं मेटास्टेसिस कैसे होता है उसका एक इमेज डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है मॉड्यूल में, और एनसीईआरटी में भी शायद दिया हुआ है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट जो ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज वाला जो सेक्शन है वो हम देखेंगे। ठीक है, वैसे शायद एनसीईआरटी में इमेज नहीं दी हुई है कैंसर रिलेटेड, मॉड्यूल में जो है वो दिया हुआ है इमेज, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं फिर।